अनचाहे बंधन। सुबह के उजाले के साथ साथ ही चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज वातावरण में मधुर संगीत घोलने लगे थे। रात के निस्तब्ध सन्नाटे के बाद यहाँ वहाँ उड़ती चिड़िया के झुंड और पेड़ की डालियों पर फुदक रही नन्ही नन्ही चिड़िया वातावरण को जीवंत बना रही थी। आंगन में खड़ी उमा आकाश में नजरें जमाए इस नैसर्गिक दृश्य का आनंद उठा रही थी। तभी छोटा अनुज आकर उसे पीछे से थाम लिया। वह चौंककर जैसे नींद से जग गई। अनुज को बाथरूम में भेजकर उसने तेजी से अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाया और नाश्ता बनाने में जुट गई। कभी किचन, कभी आंगन में तो कभी बेडरूम में तब तक चक्कर लगाते रही जब तक कि अनुज व अंकित को स्कूल और नील को ऑफिस नहीं भेज दी। घर के दूसरे छोटे मोटे काम निपटाकर बरामदे में पड़े सोफे पर आ लेटी। यही 3-4 घंटे का समय है जो उसके अपने होते हैं, जिससे वह अपने हिसाब से शांति और सुकून से जी पाती है। तब वह हुकूम की गुलाम नहीं होती है, एक आजाद पंछी होती है जो दिल चाहता है वही करती है। खाना पीना और सोना सब अपने मन का होता है, पर न जाने क्यों आज उसका मन कहीं रम नहीं रहा था। अलसाई हुई सी सोफे पर लेटी थी, पर मन था कि न चाहते हुए भी पाखी बन अतीत में विचरण करने लगता। धीरे धीरे मन बचपन की यादों में गोते लगाने लगा। वह बचपन से ही अनचाहे रिश्तों से घिरी रही, जिसे उसने दिल से कभी भी नहीं स्वीकारा। माँ को तो उसने सिर्फ फोटो में ही देखा था, क्योंकि वह तो उसे जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। बस पापा के प्यार की कुछ धुंधली सी यादें बची थी। पापा का प्यार भी मात्र 5 वर्ष की उम्र में छिटक गया था। वह भी 4 दिनों के बुखार में ही उसकी माँ के पास चले गए थे। होश संभालते ही चाची ने घर के कामों में लगा दिया था। जिंदगी की तपती रेत पर एकमात्र प्यार का स्रोत सिर्फ दादी माँ ही थी, जो खुद ही चाचा चाची पर आश्रित थी। फिर भी वह उसे पढ़ाने के लिए चाचा को परेशान किए रहती थी। दादी का ही दबाव था जो उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया गया था, जहाँ किताब, ड्रेस और दिन का खाना सब मुफ्त मिलता था। उसी स्कूल से वह 10वीं तक की पढ़ाई अपनी मेहनत और लगन से काफी अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। उसके आगे की पढ़ाई भी अधूरी रह जाती अगर पड़ोस में रहने वाले उसके पापा के दोस्त रह चुके कपिल अंकल ने कॉलेज के प्रिंसिपल से निवेदन कर उसकी फीस माफ नहीं करवा दी होती और उनका लड़का मनीष अपनी किताब उससे शेयर करने का वादा न किया होता। वैसे भी मनीष उसके बचपन का दोस्त था। दोनों एक साथ खेलकूद कर लड़ कर बड़े हुए थे, इसलिए दोनों के बीच गहरी आत्मीयता उत्पन्न हो गई थी। उसके मरुस्थल बन गए जीवन में मनीष एक नखली स्थान सा था, जो कुछ ही समय के लिए ही सही उसके मन में सुकून और खुशियां भर देता था। धीरे धीरे दोनों के बीच की यह आत्मीयता कब प्यार में बदल गई, वे खुद ही नहीं समझ पाए। जब उन्हें समझ में आया कि अब वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, तब मनीष ने उमा से वादा किया था कि अनुकूल समय आने पर वह खुद ही परिवार के लोगों से उससे शादी करने के लिए बात करेगा। ग्रेजुएशन के बाद मनीष को एक प्रसिद्ध बैंक में ऑफिसर के पद पर चुन लिया गया था। उसे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज दिया गया। उन्हीं दिनों चाची अपने मायके के एक रिश्तेदार नील से, जो विधुर होने के साथ 2 छोटे बच्चों का पिता भी था, उससे उमा की शादी की बातें करने लगी। दादी माँ मनीष के साथ चल रहे उमा के प्यार से अनभिज्ञ नहीं थी। बरसों से खुद उनके दिल में भी इन दोनों की शादी के अरमान थे, इसलिए बहू को शादी की बात आगे बढ़ाने से रोक स्वयं कपिल बाबू से उमा और मनीष के शादी की बात करने जा पहुंची थी, जिसे सुन कपिल बाबू ने बड़े ही रूखे शब्दों में शादी से इनकार कर दिया। उनकी बातों से दादी को तो आघात लगा ही था,
उमा के चाचा भी अपने को अपमानित महसूस कर काफी नाराज हो गए थे। तब आनन फानन में उसकी शादी नील से तय कराए। उमा के पास न फोन था न मनीष का फोन नंबर। बहुत कोशिश करने पर भी किसी ने मदद नहीं की और वह मनीष को सूचित नहीं कर सकी। तब 20 वर्ष की उमा की शादी 35 वर्ष के विधुर नील से हो गई, जो एक मालगोदाम में क्लर्क था। यौवन काल का प्रथम प्यार मनीष, जो उसके जीवन का अर्थ था, सहसा कितना जघन्य था उसके लिए उसे छोड़ एक अपरिचित चेहरे के साथ आगे बढ़ना। फिर भी अतीत को तिलांजलि दे वह दिल पर पत्थर रख नील के साथ रांची चली आई थी। अब जिंदगी उसे एक ऐसे पड़ाव पर ले आई थी जहां वह सिर्फ एक पत्नी और बहू ही नहीं, 2 बच्चों 3 वर्ष के अनुज और 5 वर्ष के अंकित की मां भी थी। न चाहते हुए भी वह एक बार फिर इस नए और अनचाहे रिश्ते के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करने लगी। अभी उसकी शादी के 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि सासू माँ उसे घर की सारी जिम्मेदारियां सौंपकर गांव चली गई। अब तक वह भी समझ गई थी कि चाहा अनचाहा जो भी है, यही एक रिश्ता उसके पास बचा है। खून के जो भी रिश्ते उसके पास थे, अब तक भले ही जैसे तैसे साथ मिलते रहे, पर वो ही खून के रिश्ते शायद ही अब उसके ढयोड़ी पर आएंगे या उसे बुलाएंगे। जल्द ही वह घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभालने लगी। देखते देखते वह अव्यवस्थित घर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित नजर आने लगा। बच्चों के कपड़े भी अब साफ सुथरे और प्रेस किए रहते। वे समय से स्कूल आते जाते और अपना होमवर्क भी समय से पूरा कर लेते। बहुत जल्द ही दोनों बच्चे उससे घुल मिल गए थे। अपने पापा को छोड़ दोनों ही उमा के आगे पीछे माँ माँ करते घूमते रहते, जैसे उनकी सगी माँ हो। वही उमा के मन का मरुस्थल बढ़ता ही जा रहा था, जिसमें अब किसी नखलिस्तान का नामो निशान नहीं था। जितनी आसानी से उसने बच्चों को अपनाया, पति को भी अपना लिया। एक भावना विहीन समर्पण था उसका, जिसे समझ नील का मन भी कभी कभी उसे धिक्कारने लगता। क्या जरूरत थी ऐसी सुंदर, नाजुक और कमसीन लड़की से शादी करने की, जिसके साथ न उनकी उम्र में कोई समानता थी, न ही सोचने समझने के ढंग में कोई समानता थी। जब भी सासू माँ आती, यह सोचकर संतुष्ट हो जाती कि इस लड़की में अथाह ममता है, जिसने उनके दोनों पोतों को माँ की तरह बांध लिया था। उसमें उन्हें सुंदरता के साथ साथ सेवा, धर्म, सहिष्णुता और समझदारी भी दिखती, जिसके कारण उनके बेटा का उजड़ा घर एक बार फिर से बस गया। पर कोई यह नहीं देख पाता कि नवीन परिवेश की चुभन उमा को सुई की तरह बींध रहा था। वह जैसे टुकड़ों टुकड़ों में जी रही थी, कभी मां, पत्नी और बहू बनकर, तो कभी प्रेमिका बनकर। जब भी वह एकांत में होती, उसका पत्थर बन गया प्यार भी सांसें लेने लगता और मन के मरुस्थल में हरे भरे फूलों से लदे पेड़ उग आते, जिसकी भीनी भीनी खुशबू के बीच वह मनीष की बाहों में विचरण करती रहती। नैसर्गिक आकांक्षाओं से भरपूर वह आंखें मूंदे सारी दोपहर उस जंगल में भटकती रहती। यही दिवा स्वप्न उसके जीने का आधार था। एक दिन वह सब्जी मार्केट में सब्जियां ले रही थी कि अचानक एक जानी पहचानी सी आवाज ने उसे चौंका दिया। नजरें घुमाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह और कोई नहीं, मनीष था। थोड़ी देर तक वह आवाक बुद्ध बनी निशब्द खड़ी रही। नजरें मिली तो दोनों की आंखें भर आईं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मनीष बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे यूं मुलाकात हो जाएगी। आजकल मेरी पायस्टन यहीं पर है। वो सामने वाले मकान में मेरा ऑफिस है, वह एक तरफ इशारा करते हुए बोला। तभी जैसे उमा को होश आ गया।
वह तुरंत घर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकते हुए मनीष बोला, यूं मत भागो, तुमसे कितनी ही बातें कहनी सुननी है। चलो सामने मंदिर के प्रांगण में बने बेंच पर कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। मनीष की बातों का सम्मेलन अब भी कायम था। वह उसके पीछे पीछे आकर बेंच पर बैठ गई। मनीष ने ही चुप्पी तोड़ी, तुम खुश हो? अब ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। तुमने भी तो अपने पापा की पसंद से शादी कर ली होगी। नहीं, तुम्हारे अलावा दिल किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाया। मेरे कारण तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे भी भुलाना मेरे लिए आसान नहीं था। उमा को खो देने का दर्द साफ उसके चेहरे पर झलक रहा था। अब पिछली बातों में कुछ नहीं रखा। जिंदगी में आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। इतना कह वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसे लगा किसी की नजर पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। उसे जाते देख मनीष याचनाभरे स्वर में बोला, फिर नहीं मिलोगी। वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। घर पहुंची तो नील घबराए हुए था। कहाँ रह गई थी? एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई थी। ठीक है, मैंने पोहा बना दिया है। हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, तुम भी खा लो। उमा ने राहत की सांस ली और अपने काम में जुट गई। दूसरे दिन सब काम पहले की तरह ही चलते रहे, पर शाम को जब वह सब्जी लेने निकली, लौटते लौटते उसे काफी देर हो गई। उस दिन फिर मनीष मिल गया था। उसके साथ टहलते हुए थोड़ी दूर तक निकल आई थी। उसका साथ उसे सम्मोहित कर रहा था। मनीष उसका हाथ थाम एक कॉफी हाउस में आ बैठा था। जब घर लौटी, मनीष का आत्मीयतापूर्ण मुख स्पर्श उसे बेचैन करने लगा था। उस दिन के बाद से उमा जब भी सब्जी लेने जाती, अक्सर उसे देर हो जाती, जिसके लिए तरह तरह के बहाने बनाती। नील भी कोई अनाड़ी तो थे नहीं, कुछ कुछ समझ रहे थे। उमा को भी व्यंग्यबाण से बहुत कुछ समझा रहे थे, पर उमा का मन अब बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं था। मनीष से मिलते रहने से दोनों का प्यार फिर से मुखर होने लगा। मनीष के जीवन में फिर से उसे लौटकर आने का आमंत्रण उमा को लुभा रहा था और उसे स्वार्थी भी बना रहा था। वह समझ गई थी कि उसकी खुशियाँ सिर्फ मनीष के साथ ही है और उसे अपनी खुशियाँ पाने का पूरा हक है। जबरदस्ती थोपे गए अपने त्रासदीपूर्ण शादी के फैसले को आखिर वह क्यों माने? उसी दौरान मनीष का ट्रांसफर कानपुर हो गया। उसने उमा के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर उमा उसके साथ चलकर कानपुर में उसके साथ रहे तो वह मंदिर में शादी कर लेगा। फिर कुछ ही दिनों बाद नील से तलाक दिलवाकर कोर्ट में भी शादी कर लेगा। उमा को मनीष पर पूरा विश्वास था कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव मानने में देर नहीं लगाई। दोनों ने मिलकर घर छोड़ने का दिन और समय दोनों ही तय कर लिया। अपने फैसले पर जब भी उसका मन विचलित होता, वह मन को समझा देती। कौन से ये सब मेरे खून के रिश्ते हैं जो अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दूं? वैसे भी खून के रिश्तों ने ही कौन सा उसका साथ दिया था। एक मनीष के साथ उसका रिश्ता सत्य था, बाकी सब झूठ। जिस दिन उसे मनीष के साथ निकलना था, उससे एक दिन पहले अपना जरूरी सामान एक बैग में डालकर बच्चों के कमरे में रख दी। वह रात वह बच्चों के साथ ही बिताना चाहती थी, पर बच्चों के पास लेटी उमा की आंखों से नींद कोसों दूर था। रात के नीरवता में कल और आज को खंगालता उसके मन का प्रहरी उसकी आत्मा को ही कटघरे में ला खड़ा किया था। अचानक अनेक सवाल उसके मन को कुतरने लगे थे। क्या अपना सुख आदमी को इतना स्वार्थी बना देता है कि दो मासूम बच्चों का प्यार, पति का सम्मान, लोकलाज सब गौण हो जाता है? उसका मन कहीं गहरे गर्त में डूबने लगा था।
तभी अनुज सपने में डरकर सिसकता हुआ उसके गले आ लगा। उमा के थपकी देते ही निश्चित होकर सो गया। अनुज का अपने ऊपर विश्वास देख मन का स्पंदन उसकी सोई चेतना को जैसे जगाने लगा। उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब कभी वह रात में डर जाती, घंटों घुटने में सिर छुपाए कांपती रहती। कोई उसे गले से लगाने नहीं आता। उसे रात की निस्तब्धता अपने लिए निर्णय पर, बारीकियों से सोचने पर मजबूर करने लगा। दोनों बच्चे हर सुख दुख में अपनी सगी माँ की तरह उस पर विश्वास करते थे। कोई भी जरूरत में या डरने पर पापा की जगह उसे ही पुकारते थे। जब वह चली जाएगी तब एक माँ से धोखा खाने के बाद क्या ये दोनों बच्चे कभी किसी पर भरोसा कर पाएंगी? उसका एक गलत कदम उसके पति और इस परिवार के साथ उसके मान सम्मान को भी धूल धूसरित कर देगा। अपना जो फैसला उसे रोमांच से भर देता था, अचानक उसे अपराध बोध से भरने लगा था। उसका दिल चाह रहा था कि इस अनचाहे रिश्ते को छोड़कर, रस्मों रिवाज को तोड़कर अपने प्यार को पाले, पर वह समझ रही थी कि यह प्यार का वासनापूर्ण फैसला विनाशकारी होगा। जिंदगी के दौड़ में वह बहुत आगे निकल आई थी। अब पीछे लौटकर बिछुड़े के साथ आगे बढ़ना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए अपने बिछुड़े प्रेम से मोह की बेड़ियां काटकर उसके आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। सुबह जब मनीष अपनी कार लेकर आया और उसे फोन किया, वह गेट खोलकर बाहर आई। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ, पर वह शांत अपलक दृष्टि से उसे देखती रही। फिर बोली, नहीं मनीष, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। दोनों बच्चे मुझे माँ समान प्यार करते हैं और एक माँ सब कुछ कर सकती है, पर अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकती। उसकी बातें सुन वह बुरी तरह झुंझला उठा था। यह कैसा पागलपन है? यह भावनात्मक दुर्बलता का समय नहीं है। बस चले चलो यहाँ से। मेरी और तुम्हारी सोच में बस इतना ही फर्क है कि जिसे तुम मेरा पागलपन समझ रहे हो, वह अब मेरा कर्म है, बच्चों के प्रति मेरा न्याय है। तुम मेरे प्रारब्ध में हो ही नहीं, वरना प्रारब्ध में इतनी उदारता कहाँ होती है कि एक बार खो देने के बाद फिर से सम्मान के साथ तुम्हें मेरे नाम लिख दे। हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती कि तुम्हारा प्यार एक एहसास बन हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब जाओ यहाँ से, जीवन में आगे बढ़ने में ही हम दोनों की भलाई है। अचंभित मनीष को वही छोड़कर वह घर के अंदर आ गई थी। शायद उसकी भावना को समझ मनीष भी एक गहरी उसांस के साथ गाड़ी स्टार्ट कर कानपुर की तरफ बढ़ गया था। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या शिक्षा पाई है, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।